Good afternoon, everyone. My name is Devansh Vashist. I'm studying in Triple IT Shri City and I'm pursuing computer science and engineering. The chapter we're going to start is motion in one dimension in a straight line. ठीक है, हमने पिछले बार तक क्वेश्चन नंबर 12 तक कट गया था। हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कट गया था। अब हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू करें। अब अपना एक क्वेश्चन है, रेफर टू द ग्राफ इन फिगर 3.1 मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे ग्राफ दिए नहीं तो एक बार ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ कि असली में क्वेश्चन में ग्राफ थे क्या। जो पहला ग्राफ है वो है ये नेगेटिव से जा रहा है और फिर यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के ग्राफ है, चारों के चारों जो था मेरा वर्सेस टाइम का ग्राफ है और ये हमेशा पॉजिटिव रहता है बट इसकी डायरेक्शन नीचे होती है ऐसे। ठीक है, फिर सी पार्ट में क्या है, सी पार्ट में मेरे को दिया गया है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है ये भी। ठीक है, और इसमें स्लोप है वो नेगेटिव है। ठीक है, और जो मेरा डी पार्ट है अगर डी पार्ट कैसा आ रहा है, डी पार्ट आ रहा है मेरा ऐसे। ठीक है, अब मेरे को पहला हमको क्या करना है, हमको मैच द फॉलोइंग करना है। हमको पहले में दिया है कैरेक्टरिस्टिक क्या पहला कि हैज बी ग्रेटर देन 0 एंड ए लेस देन 0। जैसे मैं चलो पहले ग्राफ से देख लेता हूँ। हमको इसमें एक चीज है कि जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वो दिया है कि हैज अ पॉइंट विद 0 डिस्प्लेसमेंट फॉर टी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 चाहिए मेरे को, तो मतलब ये एक्स एक्सिस पे कहीं पे टच होना चाहिए, मतलब वाई एक्सिस इसकी 0 होगी यहाँ पे। ठीक है, और ये टी ग्रेटर देन 0 पे होना चाहिए। तो ये किस में हो रहा है, देखो यहाँ पे भी इसमें जो मेरा वो है डिस्प्लेसमेंट कहीं पे 0 नहीं हो रहा, वो इन्फिनिटी पे जाके 0 होगा कहीं पे। इसमें भी नहीं हो रहा, इसमें हो रहा है मेरा डिस्प्लेसमेंट। तो ये पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया मेरा। बट ये देखो जब ये डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है तो मेरा टाइम क्या हो रहा है, मतलब टाइम भी 0 है। तो ये गलत हो जाएगा, बी गलत है और सी भी गलत है। तो मेरा आंसर क्या होगा, ए, क्योंकि ए क्या है, देखो ए इस पॉइंट पे टाइम इज इक्वल टू टी पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो इसलिए मेरा जो ए पार्ट है मैच करूंगा मैं थर्ड के साथ। ठीक है, ये समझ पड़ गया यहाँ पे हुआ क्या। देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे टी इज इक्वल टू टी पे यहाँ पे मेरे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 है। तो वही हमको पूछा गया है द पॉइंट विद 0 डिस्प्लेसमेंट फॉर टी ग्रेटर देन 0। इसमें भी आ रही थी बट इसमें क्या हो रहा था, ये डी पार्ट में इसमें डिस्प्लेसमेंट 0 कब आ रही थी, टी इज इक्वल टू 0। इसलिए ये मेरा गलत है। फिर सेकंड ऑप्शन क्या है, हैज एक्स ग्रेटर देन 0 थ्रू आउट एंड हैज अ पॉइंट विद बी इज इक्वल टू 0 एंड ए इज इक्वल टू 0। इसमें जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड हैज अ पॉइंट विद बी इज इक्वल टू 0 एंड ए इज इक्वल टू 0। बी इज इक्वल टू 0 और ए इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मेरी जो स्लोप होगी एक्स वर्सेस टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम की, वो 0 होनी चाहिए किसी पॉइंट। और वो मैं देखूँ तो इसमें मेरी 0 हो रही है बट इसमें मेरा एक्स जो है वो नेगेटिव भी है। तो इसलिए ये वाली कंडीशन मेरी गलत हो जाएगी, ये पार्ट मेरा गलत है। तो इसमें मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है एक पॉइंट। वैसे ही मैं अगर देखूँ सी पार्ट, सी में भी क्या है मेरा, इसमें मेरा कहीं पे भी मेरा वेलोसिटी 0 नहीं हो रही, इसलिए ये भी गलत है। और अगर मैं डी पार्ट देखूँ तो डिस्प्लेसमेंट इसमें भी देखो कहीं पे भी मेरी स्लोप 0 नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव ही रह रही है, इसलिए ये भी गलत है। अगर आप सी पार्ट देखो तो जो ये वाला सॉरी बी पार्ट है, बी पार्ट में जब हम लोग टी इज इक्वल टू टी कैपिटल टी देखते हैं, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे जो मेरी स्लोप है वो क्या आ रही है, ऐसे आ रही है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मेरी tan थीटा की वैल्यू क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू। ठीक है, कितना पड़ गया सबको समझ। तो जो मेरा बी पार्ट है उसका आंसर क्या आ रहा है, इसमें ये ध्यान रखना कि ये वाला आंसर मेरा क्यों नहीं था, ए पार्ट आंसर क्यों नहीं है। ए पार्ट आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि इस ए पार्ट में देखो जब टाइम इज इक्वल टू कैपिटल टी से पहले अगर मैं देखूँ 0 से लेके टी कैपिटल टी टाइम तक अगर मैं देखूँ तो मेरी डिस्प्लेसमेंट 0 आ रही है। बट यहाँ पे मेरे को कंडीशन दी गई है कि मेरा एक्स ग्रेटर देन 0 थ्रू आउट इक्वल टू 0 से लेके एनी टाइम, तो ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए आंसर क्या है,
अब अगला हम लोग देखें, हैज v ग्रेटर देन जीरो एंड a लेस देन जीरो। अगर v ग्रेटर देन जीरो चाहिए तो मेरे को क्या चाहिए, जो मेरी स्लोप हो पॉजिटिव हो, और स्लोप मेरी कौन से ग्राफ में पॉजिटिव है, इस ग्राफ में पॉजिटिव है। इसलिए अगर मैं देखूँ तो मेरा डी का आंसर क्या आना चाहिए। बट इसमें एक और चीज देखो, जो मेरी स्लोप थी वो पहले कैसी थी, स्लोप मेरी पॉजिटिव थी, बट इसमें भी उसका जो एंगल है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब अगर मेरा जो एंगल है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, उसका मतलब क्या है, टैन थीटा की वैल्यू कम होती जा रही है, और टैन थीटा की वैल्यू कम होती जा रही है, उसका मतलब क्या बनता है, उसका मतलब बनता है जो मेरा वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, उसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन मेरा लेस देन जीरो। इससे मैं क्या कह सकता हूँ, जो मेरा डी पार्ट है उसका आंसर क्या होगा फर्स्ट। इतना बड़ा सब कुछ समझ, ये वाला इजी था। ये वाला अगर सी पार्ट में देखोगे तो क्या है, मेरा स्लोप जो है वो हमेशा नेगेटिव। अब मैं अगर देखूं सी, हम लोग देखेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी में दिया गया है कि हैज बी लेस देन जीरो एंड ए ग्रेटर देन जीरो। अब वी लेस देन जीरो मेरे किस में आ रहा है, देखो इस वाली केस में आ रहा है कि मेरी जो tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। मेरा जो वी है, डी की पार्ट में जीरो है और वो है सी, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा मेरा सी का, जो मेरा सी पार्ट है उसका आंसर होगा फोर्थ। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर ये रहा, ए का थर्ड, बी का टू, डी का वन और सी का फोर। तो क्वेश्चन दिया गया है मेरे को 3.13, यूनिफॉर्मली मूविंग क्रिकेट बॉल इज टर्न बैक बाय हिटिंग इट विद बैट फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, शो द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन विद टाइम, टेक एक्सेलरेशन इन बैकवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 3.13। ठीक है, हमें को दिया गया है कि एक समझ लो यहाँ पे बैट्समैन, ये मैं मानता हूँ बैट, और यहाँ से मेरी बॉल आ रही है ऐसे। ठीक है, ये बैट से टकराएगी बॉल, और फिर क्या होगा, जैसे ही टकराई वैसे ही वापस चली जाएगी इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पे मैं अगर इसको वो करूँ, एनालाइज करूँ, तो मेरा हो क्या रहा है, मैंने एक बंदा था बॉलर था, उसने बॉल फेंकी, उसने इस बॉल में एक्सेलरेशन दी। अब यहाँ से लेके जब तक वो बैट को हिट नहीं करा तब तक उसकी एक्सेलरेशन बढ़ती जा रही है। फिर एकदम से ही बैट से एक इम्पल्सिव फोर्स लगी बॉल के ऊपर, और वो इम्पल्सिव फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन है, बॉल की जो डायरेक्शन है वो एकदम पलट गई। बॉल की डायरेक्शन एकदम पलट गई से मतलब क्या, हमारा जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू एकदम चेंज रहेगी, एकदम इंस्टेंट। ठीक है, तो इसलिए जो मेरे यहाँ पे एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, यहाँ से लेके इस पॉइंट तक एक्सेलरेशन इंक्रीज किया क्योंकि बॉलर ने थ्रो किया, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जीरो था स्टार्टिंग में, मेरा जो एक्सेलरेशन था जीरो था बॉलर के हाथ में जब बॉल थी। जैसे ही मैंने छोटा एक्सेलरेशन बढ़ा बढ़ा बढ़ा, जैसे ही यहाँ पे टच किया इम्पल्सिव फोर्स लगी और उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। जैसे ही डायरेक्शन चेंज हुई तो मैं स्टिक है, और ये इधर की तरफ चला। और यहाँ पे एकदम से जब फोर्स लगा तो इस पॉइंट पे इसकी एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी, फिर धीरे धीरे करके इसकी एक्सेलरेशन कम होती जाएगी। बताया, ठीक है, इतना पड़ गया तब तो समझ, इजी क्वेश्चन था ये। 3.14 में दिया गया है, गिव एग्जाम्पल of a one-dimensional motion where the particle moving along the positive x direction comes to rest periodically and moves forward. और बी पार्ट में दिया पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स डायरेक्शन कम्स टू रेस्ट periodically and moves backward. तो अगर मैं पहला पार्ट देखूं तो पहले पार्ट में मुझे पार्टिकल मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन कम्स टू रेस्ट periodically and moves forward. तो अगर मैं एक समझ लो एग्जांपल ले लो, एक्स टी इज इक्वल टू टी माइनस साइन टी, तो मेरे को पता है जो मेरा साइन टी है इसकी वैल्यू क्या है, -1 to 1। ठीक है, और इसकी वैल्यू तो इंक्रीजिंग ही है, तो मतलब जो मेरा ये कल से ये है वैल्यू है, ये तो हमेशा इंक्रीज ही करती रहेगी, और ये वैल्यू कहीं कितनी भी जा सकती है, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। इसकी वैल्यू -1 से +1 ही रहेगी। ठीक है, तो अब जैसे जैसे हमारा हमको क्वेश्चन किया पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स डायरेक्शन कम्स टू रेस्ट periodically एंड मूव्स फॉरवर्ड। अब मैं समझ लो
ऐसा मान के चलूं कि चलते हैं कि पार्टिकल मूव कर रहा है, अब जैसे ही उसकी वैल्यू एक पॉइंट होगा जब मेरा टी इज इक्वल टू साइन टी हो जाएगा, और जब मेरा टी इज इक्वल टू साइन टी हो जाएगा तो उस पॉइंट पे पार्टिकल क्या होगा, पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो जीरो हो जाएगी। तो ये मूविंग अलोंग द एक्स डायरेक्शन, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। एंड कम्स टू रेस्ट पीरियोडिकली, कम्स टू रेस्ट पीरियोडिकली का क्या मतलब, जब मेरा जो वी टी है, जो मैं वी टी निकालूंगा डी एक्स बाई डी टी करूंगा, वो जीरो आ जाए पीरियोडिकली। और पीरियोडिकली का मतलब है जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, पहले जब मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो क्या आता है, वन माइनस कॉस टी आ जाएगा। अब मैं अगर एक चीज नोटिस करूँ तो जब मेरा कॉस टी की वैल्यू वन होगी तो वी टी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। वी टी इज इक्वल टू जीरो व्हेन कॉस टी इज इक्वल टू वन। मतलब जब जब भी मेरी कॉस टी की वैल्यू देखो ना, मेरा टाइम की वैल्यू बढ़ती जाएगी। मेरे को पता है जो मेरा कॉस टी होता है माइनस वन से वन के बीच में बिलोंग करता है, तो जो मेरा कॉस टी माइनस वन से वन में वो करता रहेगा, वेरी करता रहेगा। अब जैसे ही इसकी वैल्यू वन हुई वैसे ही वी टी की वैल्यू जीरो। तो यहाँ से बस क्या आ जाएगा, जो मेरी ये वाली इक्वेशन है एक्स टी इक्वल टू टी माइनस साइन टी, ये पहले वाले का एग्जांपल है। देखो ना, ये पीरियोडिकली रेस्ट पे भी आता जा रहा है और ये फॉरवर्ड मूव करता जा रहा है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। कितना बड़ा सबको समझ। अब अगले का एग्जांपल, अगले में हम लोग क्या लिख सकते हैं थ्री पार्ट में, अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन कम्स टू रेस्ट पीरियोडिकली एंड मूव्स बैकवर्ड। ठीक है, तो इसमें हम लोग एग्जांपल लेते हैं एक्स टी इक्वल टू साइन टी। अगर एक्स टी इक्वल टू साइन टी लूँ तो मेरे को ये पता है कि करते हैं ये मेरा पार्टिकल है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है और वो रैंडमली या फिर कल तक कभी कभी वो क्या हो रहा है, रेस्ट पे आ रहा है। जब मेरा टी इज इक्वल टू पाई बाई टू आएगा तो उसकी साइन टी की वैल्यू क्या देगी, एक्स टी की वैल्यू मैक्सिमम। और जैसे ही मेरा टी इज इक्वल टू जीरो आया वैसे ही एक्स टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। अब वैसे ही मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करूँ वी टी, वी टी इज इक्वल टू क्या है, वी टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, उससे क्या आ जाएगा, वी टी कॉस टी आ जाएगी, मेरे को पता है। और जो इसकी एक्सेलरेशन आएगी वो आ जाएगी माइनस ऑफ साइन टी। तो मेरे को क्या पता है, मेरे को क्या गया कि पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द एक्स डायरेक्शन कम्स टू रेस्ट पीरियोडिकली एंड मूव्स बैकवर्ड। तो अब देखो जो साइन टी की वैल्यू है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो जो एक्सेलरेशन है वो मेरा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो वैसे मेरे को कॉस टी की वैल्यू पता है, कॉस टी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। तो वही हमारे पास सारी कंडीशन मैच हो गई, कम्स टू रेस्ट पीरियोडिकली। देख ये जो मेरा पार्टिकल है वो रेस्ट करेगा, कभी कभी करते हैं जीरो हो जाएगी, जब भी इसकी जीरो होगी तो वो रेस्ट कर रहा है और मूव्स बैकवर्ड। तो जो मेरी एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और कॉस्ट की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। तो ये वाली कंडीशन भी मैच करती है। ठीक है, इतना सबको समझ पड़ा, आई होप इतना सबको समझ पड़ा हूँ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 3.1। 3.15 में मिल गया कि गिव एग्जांपल ऑफ अ मोशन where x greater than 0, v less than 0 and a is greater than 0 at a particular instant। अब मेरा ऐसा इंस्टेंट बताना है जिसमें मेरा जो कल डिस्प्लेसमेंट है वो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, वेलोसिटी लेस देन जीरो एंड एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जीरो। इसके लिए मैं समझ लो ये इक्वेशन एक मान लो, एक्स टी इक्वल टू ए प्लस बी ई की पावर माइनस गामा टी। ठीक है, ये इक्वेशन मानते हैं। चलो अब मेरे को क्या पता है, और एक और चीज माननी है अपन को कि जो मेरा ए है वो ग्रेटर देन जीरो है, बी ग्रेटर देन जीरो है एंड मेरा गामा भी ग्रेटर देन जीरो, और एक और कंडीशन है ए ग्रेटर देन। ठीक है, ये अपन ने कल प्री रिक्वेस्टेड्स मांगे हैं। ये मेरे जो कल कंडीशन दी है मैंने ग्राफ, सॉरी मतलब जो मेरी एक्स टी की वो इक्वेशन उसके साथ ये सारी कंडीशंस भी हैं जो अप्लाई हो रही है। ठीक है, अब मेरे को पता है अगर जो मेरा एक्स टी है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए प्लस बी अपॉन ई की पावर गामा टी। ठीक है, और अब मेरे को पता है जो मेरा गामा जो है वो पॉजिटिव है, तो मतलब जो मेरी ई की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन जीरो होगी। तो जो मेरा ई मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि जो मेरा ए है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और मेरे को क्या पता है
और मेरे को ये पता है कि जो मेरा बी है वो भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और अपन को पता है जो मेरा ई की पावर गामा टी वाली पार्ट है ये भी हमेशा पॉजिटिव रह रही है। तो अगर ये मेरा जो सब कुछ है वो पॉजिटिव है और बीच में कहीं पे नेगेटिव साइन है ही नहीं, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये जो पूरी एक्सटी की कंडीशन है ग्रेटर देन जीरो होगी। क्योंकि अगर नेगेटिव करना होता तो अगर यहाँ पे बीच में नेगेटिव माइनस का साइन होता तो मैं नेगेटिव मान भी लेता कि हो जाता है। बट अगर ये हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा तो फिर नेगेटिव हो ही नहीं सकता। मतलब अगर दोनों साइड ही पॉजिटिव और बीच में भी प्लस कर रहे हैं, अगर हम कोई दो पॉजिटिव चीजों को प्लस कर रहे हैं तो नेगेटिव आ ही नहीं सकता। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? पॉजिटिव। मेरा जो एक्स है वो ग्रेटर देन जीरो रहेगा हमेशा। अब मैं अगर वेलोसिटी निकाल, मेरा जो वी टी है, वी टी क्या है मेरा? वी टी होगा मेरा बी माइनस गामा ई की पावर गामा टी, ये होगा मेरा। और मेरे को क्या पता है मेरा बी पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव और ये वाली स्टेटमेंट है भी पॉजिटिव है। तो मैं इससे क्या कह सकता हूँ? ये पॉजिटिव और ये वाला सारा पॉजिटिव, बट आगे नेगेटिव साइन है। तो मतलब ये वाला सारा पार्ट क्या है मेरा? ये वाला सारा पार्ट है मेरा पॉजिटिव। और यहाँ पे आगे आगे माइनस, तो माइनस ऑफ समथिंग वुड बी नेगेटिव, माइनस ऑफ समथिंग पॉजिटिव इज ऑलवेज नेगेटिव। तो यहाँ से मैं क्या से कह सकता हूँ कि मेरा v जो होगा वो लेस देन जीरो होगा। कितना पड़ गया सबको समझ? एकदम इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ। 3.16 3.16 में दिया गया, ऑब्जेक्ट falling through a fluid is observed to have an acceleration of a is equal to g minus b, where g is equal to the gravitational acceleration, v is constant. After a long time of release, it is observed to fall with a constant. What must be the value of that constant speed? हाँ, तुमको क्या पता है कि जो मेरा एक ऑब्जेक्ट है वो नीचे चलते फ्लूइड में गिर रहा है। अब हमको क्या पता है कि समझ लो ये एक फ्लूइड है, ठीक है। अपन को पता है कि अगर ये फ्लूइड जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है तो एक तो इसके ऊपर, इसके नीचे की तरफ फोर्स लगता है एम जी, और एक इसके ऊपर ऊपर की तरफ क्या लगेगा फोर्स? बुओयंट फोर्स। उसकी वजह से जो इसके ऊपर ओवरऑल एक्सेलरेशन आती है वो मेरी, वो कितनी आ रही है? वो आ रही है मेरी जी माइनस बी वी। ठीक है। अब मेरे को क्या कहना है कि एक पॉइंट के बाद जाके ना, और हमको एक चीज पता है कि अगर इसकी जो कल वेलोसिटी है, इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट हो रही है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब जो मेरा एक्सेलरेशन है जीरो है, क्योंकि अगर मेरा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि या तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है या फिर कम हो रही है। और अगर ऐसा हो रहा है फिर वो तो मेरी गलत कंडीशन हो गई। हमको तो दिया गया है कि यहाँ पे इसकी कांस्टेंट स्पीड है, तो मतलब मेरा ए जीरो है। और अगर मेरा ए जीरो है तो मतलब मेरा जी माइनस बी बी इज इक्वल टू जीरो है। एंड मेरे को पता है अगर मेरा जी माइनस बी बी इज इक्वल टू जीरो है तो यहाँ से मेरे पास बी की वैल्यू कितनी आ रही है? जी बाय, ठीक है। यहाँ से बस क्या आ गया? जी इज इक्वल टू, सॉरी बी इज इक्वल टू जी बाय बी। ये जो कांस्टेंट स्पीड है उसकी वैल्यू आ रही है जी बाय, यही अपना आंसर। कहीं भी कांस्टेंट स्पीड दिखे ना तो मैं क्वेश्चन में एक चीज याद रखना कि कांस्टेंट स्पीड का मतलब होता है मेरा एक्सेलरेशन है जीरो। ठीक है, मेन चीज यही है जो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात है। कांस्टेंट स्पीड मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो, और जो भी तुम्हें एक्सेलरेशन वाली टर्म दी है ना उसको तुम जीरो कर दिया। ठीक है, इतना पड़ गया था। हम अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि अ बॉल इज ड्रॉप एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ इज एज शोन इन फिगर 3.4। डिस्प्लेसमेंट एक्सिस फ्रॉम ग्राउंड एंड ऑल क्वांटिटीज आर पॉजिटिव अपवर्ड। ठीक है, प्लॉट क्वालिटेटिव वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, हमको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है ओवरऑल, तो ये दिया गया क्वेश्चन। ठीक है, तो अब मैं देखूं अगर मेरा ये ग्राफ है, अब मैं यहाँ पे अगर वेलोसिटी निकालूं, इस पॉइंट पे अगर वेलोसिटी निकालने की कोशिश करूँ तो वो क्या पता है जो मेरी वेलोसिटी है वो नेगेटिव आ रही है, क्योंकि यहाँ पे तुम स्लोप देखो, स्लोप मेरी हमेशा
ग्रेटर देन 90 डिग्री आ रही है, तो मेरे को पता है tan की जो वैल्यू होती है वो 90 से 180 के बीच में मेरी क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो मेरे को पता है यहाँ जीरो से लेके टाइम टी तक, तो क्या पता है जो मेरा स्लोप है वो नेगेटिव है। अगर मेरा जो स्लोप नेगेटिव है तो मैं अगर वेलोसिटी निकालने की कोशिश करूंगा, जो मेरी वेलोसिटी होगी जीरो से टी टाइम तक, वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। यहाँ मैंने नेगेटिव मार्क कर दिया टी टाइम। अब मैं अगर आगे देख, आगे मेरे को क्या पता है, यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट तक मेरी जो वेलोसिटी है वो क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। और फिर से यहाँ तक मेरी वेलोसिटी क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो मतलब टी से अगर टू टी तक देखूँ तो मेरी वैल्यू क्या आ रही है, पहले पॉजिटिव आधा, फिर से आधा नेगेटिव। तो मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊँ, मैं ऐसा बना सकता हूँ, ऐसा। ये बीच वाला पॉइंट कहाँ है, ये रहा, यहाँ से यहाँ तक क्या है मेरी वेलोसिटी पॉजिटिव, उसके आगे क्या हो गई मेरी नेगेटिव। ठीक है, कितना फर्क पड़ा। वैसे ही अगर मैं आगे वाला बनाऊं तो वो भी ऐसे ही बनेगा, बस थोड़ा सा मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, अगर यहाँ पे मैं आगे बनाता, ये थोड़ा ऐसे बनता, बड़ा बनता है इसका वैल्यू। अब यही मैं अगर टू टी से लेके थ्री टी से लेके टू टी से लेके थ्री टी बनाऊंगा, मेरा मैग्नीट्यूड थोड़ा सा कम हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। बट ग्राफ मेरा कैसा बनेगा, ग्राफ मेरा अभी भी ऐसे ही बनेगा। टू टी से थ्री टी मेरी वैल्यू ऐसी बनने वाली। अब मेरे को क्या पता चल रहा है, यही जो कंटिन्यूशन है, यही चीज बार बार होती जा रही है, तो मतलब मेरी ऐसी लॉन्ग लॉन्ग ऐसी लाइंस बनती जाएंगी ग्राफ में। जो मेरा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है वो मेरा ऐसे बनता है। अब जब मेरे को बनाना है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, तो मेरा एक पार्ट, अच्छा मान लो मेरे को बनाना है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, तो मेरे को क्या पता है, ये देखो, जो मेरा यहाँ से यहाँ है वहां तक जो मेरा स्लोप है, मेरा जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है मेरा स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये अपन ने पढ़ा है। तो अगर मैं इस ग्राफ का स्लोप निकालूंगा, तो ये देखो ये कंटिन्यूस एक लाइन में है पॉइंट्स, इसका अगर स्लोप निकाल दो तो सबका स्लोप जो होगा वो सेम होगा, ये थीटा जो ये लाइन एंगल बना रही है, सब लाइन सेम एंगल बना रही है, और हर पॉइंट जो है उस पर स्लोप एक ही होने वाली है, tan थीटा। थीटा जो है लाइन जितना एंगल बना रही है, देखो ना, समझ लो, चलो मैं ये पॉइंट, इस पॉइंट पे मेरे को बनाना है, मैं ऐसे एक एक्स एक्सिस तक की लाइन मारूंगा, वो यही लाइन होगी, समझ लो। एग्जाम्पल समझ लो, ये कोई ग्राफ है और मेरे को इस पॉइंट पे समझ लो निकालना है मेरी स्ट्रोक है, तो मैं यहाँ से लेके एक एक्स एक्सिस तक लाइन बना लेता था ऐसे करके, और फिर देखता था कि इसका एंगल कितना बन रहा है, इसका तो नेगेटिव बन रहा है, सॉरी इसका तो पॉजिटिव बन रहा है, ये थीटा एंगल। वैसे ही अगर मैं ये वाला देखूँ तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें मैं इस पॉइंट से अगर एक्स एक्सिस की तरफ लाइन बनाऊंगा तो ये खुद ही जो ग्राफ वाली लाइन है वही बन जाएगी, और हर पॉइंट की जो लाइन बनेगी वही सेम ही लाइन बन जाएगी। मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, यहाँ से मैं जो कह सकता हूँ, जो मेरा जीरो से लेके टी टाइम है उस तक मेरी जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगी, वो कांस्टेंट। वही मैं अगर टी से टू टी तक देखूँ, मेरी एक्सेलरेशन क्या आ रही है, फिर से मेरी एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रही है। ये आ गया मेरा ग्राफ। ठीक है, इतना बढ़िया सबको समझ, एकदम इजी क्वेश्चन था ये भी। मैं अगर अगला क्वेश्चन देखूँ 3.18, 3.18 में दिया गया है कि अ पार्टिकल executes the motion xt is equal to x naught 1 minus gamma t, where x naught is greater than 0। पहले क्वेश्चन में जो पूछा गया है, where does the particle start and with what velocity, and b पार्ट में अपन को दिया find the maximum and the minimum value of xt, vt and at, show that xt and xt and at increase with time and vt decrease with time।
ठीक है, अपन पहला पार्ट करते हैं। पहले अपन को क्या दिया गया है? पहले अपन को जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। अपन को दिया गया है एक्स टी एक्स नॉट वन माइनस ई की पावर माइनस गामा टी, अपन को दिया गया। ठीक है, और अपन को क्या पता है? एक्स नॉट ग्रेटर देन। तो मैं अगर पहला पार्ट करूँ, अपन को पहले पार्ट में पूछा गया वेयर डज द पार्टिकल स्टार्ट एंड विद व्हाट वेलोसिटी। अपन को पूछा गया, अगर हमें पूछा गया वेयर डज द पार्टिकल स्टार्ट, पार्टिकल स्टार्ट कहाँ से है वो, मतलब पार्टिकल स्टार्ट जहाँ से होगा वहाँ पे एक्स टी की वैल्यू जीरो ही होगी। तो अगर एक्स टी की वैल्यू जीरो ही होगी तो मैं नहीं, मेरे को पूछा गया वेयर डज द पार्टिकल स्टार्ट, मतलब टी इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल कहाँ पे था। तो ये पूछा गया, ये नहीं पूछा गया कि करते हैं एक्स इक्वल टू जीरो टाइम क्या था, पूछा गया कि टाइम जब जीरो था तो मेरी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या थी। मेरे को अगर ये पूछा गया तो मैं इस जो ऊपर वाला ग्राफ दिया गया, मतलब जो इक्वेशन दी गई उसमें टी की वैल्यू जीरो पुट कर देता हूँ। अगर मैं टी की वैल्यू जीरो पुट करूंगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा वन माइनस गामा इंटू जीरो। गामा इंटू जीरो क्या हो जाएगा? जीरो। तो ई की पावर माइनस जीरो मतलब वन। एट टी इज इक्वल टू जीरो मेरा पार्टिकल की वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट कितनी आती है? जीरो। एट टी इज इक्वल टू जो मेरा पार्टिकल है वो कहाँ पे है? जीरो इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और मेरे को पूछा गया है कि उसकी वेलोसिटी क्या थी उस पॉइंट। अब मेरे को पता है जो मेरा एक्स टी है, एक्स नॉट वन माइनस ई टू द पावर, यहाँ से मेरी बीटी की वैल्यू क्या है? यहाँ से मेरी बीटी की वैल्यू इसमें डिफरेंशिएट करूंगा। मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या है? एक्स नॉट गामा ई टू द पावर माइनस गामा टी। और अगर मैं देखूँ तो हमें को पूछे कि टी इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल कहाँ हो। टी इज इक्वल टू जीरो पार्टिकल को, तो यहाँ पे जब मैं इस इक्वेशन में टी की वैल्यू जीरो पुट करूंगा जब मैं टी इक्वल टू जीरो पुट करूंगा तो मेरी बीटी की वैल्यू क्या आ रही है? बीटी की वैल्यू आ रही है मेरी, नहीं बीटी की वैल्यू क्या आ रही है? एक्स नॉट गामा ई की पावर माइनस गामा इंटू जीरो। और टी की जब गामा इंटू जीरो लिखोगे तो पूरा जीरो, और ई की पावर जीरो वन, तो बीटी की वैल्यू क्या आएगी? ई की वैल्यू आएगी एक्स नॉट इंटू गामा। इतना बड़ा समझ सकते हैं। जब मेरा पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है, मतलब जब मेरा टी इक्वल टू जीरो है, तब पार्टिकल कहाँ पे? तो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट कितनी है? जीरो। एक्स इक्वल टू जीरो पे है, और उसकी जो वेलोसिटी है कितनी है? एक्स नॉट इंटू गामा। ठीक है, और एक्स नॉट और गामा कांस्टेंट है। ठीक है, अब मेरे को पूछा गया फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स टी। तो अगर पूछा मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स टी, तो पहले मैं एक्स टी की इक्वेशन लिख लेता हूँ। एक्स टी की इक्वेशन अगर तो क्या पता, एक्स टी इक्वल टू एक्स नॉट एक्स टी की पावर माइनस गामा। ठीक है, तो अगर मैं इसका यहाँ पे डिफरेंशिएट करूँ टी ऑफ एक्स टी डी टी करूँ तो क्या आ जाएगा? एक्स नॉट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो। और उसमें कोई एक्स की टर्म तो है नहीं, और वन माइनस गामा टी की टर्म तो है नहीं, तो एक्स नॉट का डिफरेंशिएशन तो जीरो आ गया। और इसका अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ टी ऑफ माइनस एक्स नॉट ई टू द पावर माइनस गामा टी डी टी, इसका मैं डिफरेंशिएट करूँ तो ये यहाँ से आएगा माइनस एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट गामा ई टू द पावर माइनस गामा टी। ये देखो एक्स नॉट तो कांस्टेंट है, वो तो पहली बार आ रहा, माइनस की बार आ रहा। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ ई की पावर माइनस गामा टी, तो ई की बार देखो क्या पता है, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो ऐसा होता है, तो क्या होता है? ई की पावर एक्स से होता है। और अगर मेरे को पता है हमने यहाँ पे
पावर गामा एक्स लिख दिया, तो ये होगा e की पावर गामा एक्स, और फिर गामा एक्स का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो क्या आ जाएगा गामा। वही अपन चेन रूल लगा यहाँ पे डिफरेंशिएशन का, तो मैं इसका सॉल्व करूंगा तो मेरे पास डी ऑफ एक्स टी बाय डी टी कितना आ रहा है पॉजिटिव गामा वाई नॉट ई टू द पावर माइनस गामा टी। अब मेरे को पूछेगा वेयर डज द पार्ट फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यूज ऑफ एक्स टी वी टी एंड ई। ठीक है, तो यहाँ से को क्या पता है, यहाँ से मेरे को पता है कि जो मेरी मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आ सकती है, एक्स नॉट गामा। पर ऐसा क्यों है मेरे, एक तो पहले हम लोग ने जहाँ पे, मैं शायद थोड़ा सा तुमको गलत बता दिया, पहले तो हम लोग जो निकाल रहे थे ना, ये आ गया यहाँ से मेरे को वेलोसिटी, और वेलोसिटी की मेरे पास इक्वेशन है ये। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ वेलोसिटी की मेरी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगी, तो मेरे को पता है जैसे जैसे मेरा जो टाइम है वो इंक्रीज करता जाएगा, तो जो ई की पावर यहाँ नीचे वाला टर्म है ये इंक्रीज करती जाएगी, तो मेरी जो ओवरऑल टर्म है वो छोटी होती जाएगी, क्योंकि मेरे डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो क्या पता है जब मैं यहाँ से डिफरेंशिएट करूंगा मेरे पास वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम कितनी आ सकती है, एक्स नॉट इंटू वाई नॉट बाय। ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे जैसे मेरी टाइम, जब टाइम इज इक्वल टू जीरो था तब मेरी ई की पावर गामा टी वाली टर्म जो है उसकी वैल्यू वन हो गई। जैसे जैसे टाइम की वैल्यू बढ़ती गई वैसे वैसे जो मेरी ई टू द पावर गामा टी वाली टर्म है उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो जैसे उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वेलोसिटी की वैल्यू कम होती है, तो वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होगी टी इज इक्वल टू जीरो पे, और वो कितनी होगी एक्स नॉट इंटू गामा। इतना सबको समझ पड़ गया। अब मेरे को इसमें पूछा है कि ये तो अपने वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी वो बता दी, अब मेरे को बताना है मेरा डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कब होगी। डिस्प्लेसमेंट कितना है अपना, डिस्प्लेसमेंट है अपना एक्स नॉट वन माइनस ई टू द पावर माइनस गामा टी। अब मेरे को पूछा है इन्होंने कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कब होगी। मेरे को पता है कि जो मेरी ये वाली टर्म है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, वन। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू वन हो सकती है, देखो मुझे क्या है कि मेरे को वन में से मैं कोई एक चीज सब्ट्रैक्ट कर, अगर मैं कोई भी पॉजिटिव चीज सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मतलब इसकी वैल्यू जो होगी टोटल चीज की वैल्यू ये वन से हमेशा कम ही होगी, या वन होगी या वन से कम होगी। तो मेरे को पता है अगर मैं एक्स नॉट की वैल्यू मैक्सिमम देता हूँ, एक्स नॉट समझ लो तो मैंने को दिया है एक्स नॉट इंटू एक्स, और मेरे को बोला गया कि एक्स की वैल्यू जीरो से वन के बीच में लाई करनी है, तो मेरी एक्स नॉट की वैल्यू कहाँ से जो कि एक्स नॉट तक लाई करेगी, इतना फर्क पड़ा क्योंकि मेरी जो एक्स की वैल्यू जीरो से वन के बीच में लाई करे, तो अगर मैं जीरो से वन के बीच में लाई करी उसमें एक्स नॉट मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितने जीरो से लेके एक्स नॉट तक वैरी करने लग जाएगी। तो जो मेरी मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है डिस्प्लेसमेंट की वो कितनी आ सकती है, वो मेरी आ सकती है एक्स नॉट, और वो कब आएगी, एक्स टी मैक्स इक्वल टू x naught, and that too when my time is equal to zero। जब मेरा टाइम इज इक्वल टू जीरो आएगा, सॉरी टाइम इज इक्वल टू जीरो, टाइम इज इक्वल टू इंफिनिटी, जब मेरा टाइम इज इक्वल टू इंफिनिटी आएगा तब मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तब मेरी वैल्यू आएगी एक्स नॉट। अब मेरा टाइम इज इक्वल टू इंफिनिटी कैसे आया वो क्वेश्चन बनता है, तो अगर मैं देखूँ एक्स नॉट वन माइनस वन अपॉन ई टू द पावर गामा टी, अगर मेरी टी की वैल्यू इंफिनिटी हो जाए क्या पता है जो मेरी पूरी टर्म है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और अगर ये वाली टर्म जीरो हो गई तो मेरी एक्स नॉट आ जाएगी वैल्यू, तो मतलब जो मेरा टाइम इन्फिनिटी है तो मेरी जो ये वाली टर्म है मैक्सिमम है, इसलिए जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है मैक्सिमम कब आता है टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। यही समझ लो मैंने मेरे को पूछे कि मेरा कल डिस्प्लेसमेंट मिनिमम कब आता है। ठीक है, तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो मिनिमम तब आएगा जब मेरी ये वाली टर्म है वन बाय ई टू द पावर गामा टी उसकी वैल्यू वन हो जाएगी, तभी मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो आ सकता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू मेरी जीरो कब आएगी, जब मेरा टाइम इज इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि जब मेरा टाइम इज इक्वल टू जीरो होगा तो ई की पावर जीरो और ये वन हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से मेरा एक्स मैक्स है इज इक्वल टू एक्स नॉट when time is and xt of xt min is equal to zero when time tends to zero.
इतना बढ़िया सबको समझ। अब मेरे को क्या पता है, मेरे को पता है कि जो मेरी वेलोसिटी थी कुछ क्या रही थी, वेलोसिटी की इक्वेशन आ रही थी एक्स नॉट गामा ई टू द पावर माइनस गामा टी। इससे अगर मैं एक्सीलरेशन निकालूं, एक्सीलरेशन की वैल्यू आएगी माइनस एक्स नॉट गामा स्क्वायर ई टू द पावर माइनस गामा टी। मतलब तुम्हें पढ़ा और मेरे को पूछा गया कि यहाँ से एक्सीलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, यही पूछा गया। हमें क्या पता है जो मेरी एक्सीलरेशन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है। एक्सीलरेशन की जो मेरी मैक्सिमम वैल्यू है वो जीरो आ सकती है, क्योंकि मेरा ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो मेरी एक्सीलरेशन कुछ भी वैल्यू अगर समझ लो मेरा ये वाला जो टर्म है, ये वाला अगर टर्म मेरा पॉजिटिव आया, मेरे एक्सीलरेशन की वैल्यू ओवरऑल खुद माइनस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक आगे माइनस का साइन है, और ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो क्या पता है हमेशा मेरी एक्सीलरेशन की वैल्यू या तो जीरो होगी या नेगेटिव होगी। और अगर भाई हमेशा जीरो नेगेटिव रहेगी तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है जीरो। अब मेरे को ये पता करना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू जीरो कब आएगी, किस टाइम पे। तो मेरे को पता है मैं एक्सेलरेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस एक्स नॉट गामा स्क्वायर अपॉन ई टू द पावर गामा टी। अब मैं अगर टी टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दूं तो मेरी ई टू द पावर गामा टी जो होगा वो टेंड्स टू इन्फिनिटी कर जाएगा जब टी टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा। और जब अगर ये इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू टोटल क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, क्योंकि समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज जीरो। a is equal to 0 when t tends to infinity। मतलब मेरा जो a max है वो कितना आ रहा है, जीरो फॉर t tends to। इतना बड़ा है तो समझ। अब मेरे को दिया गया है कि इसकी मिनिमम वैल्यू, अगर मेरे को दिया गया है कि इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब इसकी मिनिमम वैल्यू पहले तो क्या आ सकती है, अपन को पता है इसकी मिनिमम वैल्यू आ सकती है माइनस एक्स नॉट गामा स्क्वायर। और वो मेरी कब आएगी, वो मेरी तब आएगी जब मेरा t इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही मेरा t इज इक्वल टू जीरो होगा तो a की पावर जो गामा टी वाला टर्म है मेरा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा जीरो। और ये वाला टर्म अगर मेरा जीरो हो गया तो एक्सीलरेशन की वैल्यू माइनस एक्स नॉट गामा स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब मेरा जो a में है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, उसकी वैल्यू आ रही है माइनस एक्स नॉट गामा स्क्वायर फॉर t इज इक्वल टू जीरो। इतना बढ़िया सबको समझ, ये अपन को पूछा गया, एकदम इजी क्वेश्चन था। स्टेप्स फॉलो करते हो, एक्सेलरेशन निकालो, वेलोसिटी निकालो और डिस्प्लेसमेंट दिया गया है और चेक कर लो। अपन को पूछा गया कल तक कहाँ पे पार्टिकल व्हेन इट स्टार्ट्स, तो अपन t इज इक्वल टू जीरो करके उसमें वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशंस में। वैसे सेकंड क्वेश्चन में क्या है, अपन को चेक कर लेना कि इसकी वैल्यू कहाँ पे कितनी आ सकती है, मैक्सिमम कितनी आ सकती है, मिनिमम। एकदम इजी क्वेश्चन था ये भी, बस स्टेप फॉलो कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया अपन को 3.19। ठीक है, 3.19 में अपन को दिया गया है a bird is tossing to and fro between two cars moving towards each other on a straight road। ठीक है, एक स्ट्रेट रोड है उसमें ये गाड़ी है और ये गाड़ी है। ठीक है, और एक बर्ड है जो इस गाड़ी से इस गाड़ी की तरफ जा रही है। ठीक है, वन कार हैज स्पीड ऑफ 18। एक तो पहले तो ये गाड़ी इधर जा रही है और ये गाड़ी इस साइड की तरफ डायरेक्शन में जा रही है। और अपन को क्या दिया गया है कि एक कार मेरी इस दूसरी कार की डायरेक्शन जा रही है 18 किलोमीटर पर आवर की तरफ से, और दूसरी जा रही है 27 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, ये अपन को दिया गया है। अपन को दिया था बर्ड स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम द फर्स्ट कार टुवर्ड्स द अदर एंड इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर। अपन ने लिख दिया, sorry, the bird moving from the first car towards the other car is moving with the speed of 36 किलोमीटर। तो जो ये बर्ड है जो इस कार के ऊपर बैठी है, बर्ड ड्रॉ कर देते हैं, ये एक बर्ड है, ड्राइंग को इग्नोर करो। ये एक बर्ड है, ये यहाँ से यहाँ तक जा रही है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो मेरे को पूछा गया है कि एंड व्हेन द टू कार इज सेपरेटेड विद अ डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर, उनको दिया गया है कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 36 किलोमीटर। What is the total distance covered by the bus by the bird and what is the total displacement of the bird। ठीक है,
क्या दिया गया कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस बर्ड। ठीक है, अपन को क्या पता, अपन को पता है कि जब ये समझ लो 18 किलोमीटर पर आवर से इधर जा रही है और ये इधर जा रही है 27 किलोमीटर पर आवर से, तो मैं अगर रिलेटिव मोशन ला रहा हूँ और मैं मान लूँ कि मेरी जो ये वाली बस है वो स्टेशनरी है, या फिर मैं मान लूँ कि ये वाली जो बस है मेरी स्टेशनरी, और दूसरी वाली बस उसकी डायरेक्शन से मैं मान लेता हूँ 27 किलोमीटर वाली स्टेशनरी। ठीक है, अगर ये 27 किलोमीटर वाली स्टेशनरी है तो अगर मैं इसके ऊपर बैठ के, मान लो ये मैं हूँ राम, ठीक है, राम अगर इसके ऊपर बैठ के इसको देखेगा तो ये किस स्पीड से इधर आ रही है, मेरे को पता है कि ये 18 + 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही होगी, क्योंकि खुद भी तो आगे जा रहा था ना पहले डायरेक्शन। ठीक है, ये पहले इधर इसके ऊपर अगर मैं ग्राउंड पे बैठ के देखता तो मेरी ऑब्जर्वेशन कुछ और होती, बट यही मैं अगर इस पे बैठ जाऊँ तो मैं पहले खुद इधर 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूँ, तो वही मैं अगर इसको देखूंगा तो ये मेरे को कितनी स्पीड से आता हुआ दिखेगा, खुद की तो स्पीड से आता हुआ दिखेगा ही, प्लस जिस स्पीड से मैं जा रहा हूँ उससे भी, तो 18 + 27 किलोमीटर पर आवर से आता हुआ दिखेगा। तो कितना है, मतलब वो मेरे को 45 किलोमीटर पर आवर से अपनी तरफ आता हुआ दिखेगा। और मेरे को पता है अगर ये 45 किलोमीटर पर आवर से इधर की तरफ आ रहा है तो इसको टोटल कितना टाइम लगेगा वहां से वहां तक आने में। तो अगर मैं देखूँ तो इसको टोटल टाइम लगेगा 36/45, मतलब इसको 4/5 घंटा, 4/5 आवर्स लगेंगे, 0.8 आवर लगेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में। मतलब अगर मैं यहाँ बैठा हूँ राम, तो इस ट्रेन को राम तक पहुंचने में राम को कितना टाइम लगेगा देख, राम अगर देख रहा होगा बैठ के तो उसको पता कितना टाइम लगेगा देखते हुए, 0.8 आवर। ठीक है, और 0.8 आवर में मेरी बर्ड कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर जाएगी, तो क्या पता है कि 4/5 आवर तो टाइम है मेरा, मैं कुछ डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, तो क्या पता है वो 36 से तो ट्रैवल कर रही थी, 36 किलोमीटर पर आवर से। 36 स्पीड इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा मेरा, स्पीड इनटू टाइम। और मेरे को क्या पता है 4/5 क्या है मेरा टाइम और स्पीड क्या है मेरा 36, मेरा टोटल डिस्टेंस जितना कवर्ड होगा वो कितना होगा 28.8। ठीक है, यहाँ पे मेन जो मेरा कॉन्सेप्ट है ना वो रिलेटिव मोशन का ही है, कि मेरा कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी, टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी। ओके, इतना बढ़िया सबको समझ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 पॉइंट। अपन को दिया गया है अ मैन runs across the top rooftop of a tall building and jumps horizontally with the hope of landing on the roof of the next building, which is which is of lower height than the first. If his speed is 9 meter per second, the distance between the two buildings is 10 meter and the height difference is 9 meter. Will he be able to land on the building? पहले तो इतना बड़ा क्वेश्चन है तो पहले हमको डर लग जाता है, हम लोग इसको अटेम्प्ट करने से पहले ही डर जाते हैं, तो डरना नहीं, पहले अपन को जो जो दिया गया है ना पहले वो सब देखो। अपन को क्या पता है एक टॉल बिल्डिंग है, पहले एक टॉल बिल्डिंग ड्रॉ कर लो। एक टॉल बिल्डिंग ड्रॉ कर लो, इसके ऊपर मैं बैठा हूँ राम। ठीक है, यहाँ पे राम भाई साहब बैठे हैं, राम भाई साहब को जोश आया, राम भाई साहब कहते हैं कि मैं यहाँ से भागता हुआ जाऊंगा और कूदूंगा, और मैं ऐसा होप कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे जो एक बिल्डिंग है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया, man runs across the rooftop of the building and jumps and hopes of landing on the next roof of the next building which is lower height than the first। अब वो होप कर रहा है कि वो इस बिल्डिंग पे लैंड करे जो जिसकी हाइट जो है वो थोड़ी सी कम है, और कम मान लेते बस राम की हेल्प कर देते थोड़ी सी। तो राम भाई साहब आए और राम कह रहे हैं कि मैं यहाँ से जंप कर रहा हूँ और मैं होप करता हूँ कि मैं यहाँ पे लैंड करूँ रूफ टॉप के ऊपर, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे बीच में जितनी जगह उसमें गिर जाऊँ। ठीक है, वो ऐसा होप कर रहे हैं। अब मेरे को क्या पता है राम भाई साहब ने क्या किया, राम भाई साहब कितनी स्पीड से, तो दिया गया कि राम भाई साहब की स्पीड है 9 मीटर पर सेकेंड, राम भाई साहब की स्पीड कितनी है 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और हम लोग एम कर रहे हैं कि यहाँ पे नीचे गिरे, और इसके बीच का डिस्टेंस अपन को कितना दिया गया, राम भाई साहब को 10 मीटर कवर करना। ठीक है,
और अपन को क्या पता है, और अपन को पता है मैं तो जितना भी अपन को दिया गया ना वो मार्क कर लिया। अपन को पता है इसकी जो करते हैं डिस्टेंस, मतलब करते हैं हाइट डिफरेंस तो कितना है, 9 मीटर। तो अपन को क्या पता है जो राम भाई साहब थे हमारे, वो वेलोसिटी से रन करते हुए कूदे, उनकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 9 मीटर पर सेकेंड। एक चीज नोटिस करो, राम भाई साहब की नीचे की तरफ तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं, तो जैसे ही राम भाई साहब कूदेंगे हमारे, तो फ्री फॉल करेंगे नीचे की तरफ, तो आगे की तरफ तो जा ही रहे हैं बट वो नीचे की तरफ तो कोई वेलोसिटी नहीं है, तो ग्रेविटी उनको नीचे खींचने लग जाएगी। तो मेरे को ये देखना है कि जब राम भाई साहब यहाँ से लेके यहाँ तक इस हाइट तक गिरेंगे तो उन्हें कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हो, क्योंकि वो नीचे भी गिर रहे हैं और आगे भी जा रहे हैं। तो अगर जब तक वो नीचे गिरे उस टाइम में उन्होंने 10 मीटर से ज्यादा कवर कर लिया तो वो यहाँ पे लैंड कर जाएंगे, नहीं तो क्या होगा, वो ये बीच में खाई में गिर जाएंगे। तो पहले हम लोग निकालते हैं कि उनको यहाँ से लेके यहाँ तक गिरने में टाइम कितना लगा, मतलब उनको 9 मीटर हाइट में गिरने में कितना टाइम लगा। तो अपन को क्या पता, एस मतलब मेरा यहाँ पे एच होगा इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये अपन को पता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से अगर देखूँ तो एच इज इक्वल टू क्या है मेरा, यू टी तो जीरो है क्योंकि नीचे की तरफ वेलोसिटी इतनी थी राम भाई साहब की, तो यू टी तो मेरा जीरो आ गया, प्लस हाफ उनको नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कौन सी लग रही है, उनको नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लग रही है अपनी जी और टी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो राम भाई साहब जो है हमारे, उनको नीचे गिरने में 9 मीटर नीचे गिरने में कितना टाइम लगेगा जी। तो यहाँ पे मेरी एच की वैल्यू क्या है, राम भाई साहब को कितना नीचे गिरना है, 9 मीटर नीचे गिरना है। तो यहाँ से जो मेरे राम भाई साहब हैं वो 9 मीटर गिरने में कितना टाइम लगेगा, 2 into 9 डिवाइडेड बाय ग्रेविटी। ठीक है 10। तो यहाँ से मेरा टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1.8, कितना बढ़ गया सबको समझ। और अंडर रूट ऑफ 1.8 को कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 1.8 को 3/2। ठीक है, तो मैं अगर सॉल्व नहीं करता ना तो यहाँ से मैं क्या करता है, यहाँ से उसको डिवाइड कर देता भाई, ये 9 बाहर आ जाएगा, तो 9 बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा, और अंडर नीचे क्या आ जाएगा 5। ठीक है, यहाँ से यहाँ टाइम के लिए आ गई 3/√5। अब इतने टाइम में 3/√5 टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया राम भाई साहब ने, हमको वो देखो। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कितना है, डिस्टेंस कवर इज इक्वल टू 3/√5 इंटू, मेरी स्पीड कितनी थी राम भाई साहब की, राम भाई साहब की स्पीड थी 9। यहाँ से मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आएगा वो 25/√5 आ गया। तो अगर ये 25/√5 आया है तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, यहाँ से इसकी वैल्यू आ रही है 12 मीटर अप्रोक्स, ऑलमोस्ट 12 मीटर आ रही है। अपन को पता है कि राम भाई साहब ने 3/√5 टाइम में हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, अप्रोक्स 12 मीटर, और उनको करना कितना था 10 मीटर, हमने ज्यादा करा, मतलब वो यहाँ पे कहीं पे गिरे होंगे आगे 2 मीटर, इतना बड़ा सबको समझ, तो 2 मीटर आगे गिरे होंगे, मतलब उससे हम लोग क्या कह सकते हैं, इससे हम लोग कह सकते हैं कि वो सेफली लैंड कर गए होंगे। यही अपन को पूछा गया था, विल ही बी एबल टू लैंड ऑन द नेक्स्ट बिल्डिंग, आंसर क्या होगा, यस ही विल बी एबल टू लैंड ऑन द नेक्स्ट बिल्डिंग। हमारा मेन इस क्वेश्चन में करना क्या होता है, अगर ऐसे वाले क्वेश्चन है ना कि 2 बिल्डिंग वाले जब क्वेश्चन है, तो उसमें हमें करना क्या होता है, इसमें हमें पहले देख लेना है कि यहाँ से नीचे जो डिफरेंस है उतने डिफरेंस गिरने में कितना टाइम लगेगा आदमी, तो आदमी को समझ लो टी टाइम लगेगा वो नीचे डिस्टेंस गिरने में। ठीक है, वो जो डिफरेंस है, डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक गिरने में कितना टाइम लगेगा वो हमने निकाल दिया, और उतने टाइम में हमारा जो ये आदमी है वो आगे की तरफ कितना चला गया होगा, वो कितना होगा, वो मेरा इस जो गैप है उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर उस गैप से ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो सेफली लैंड कर गया, और अगर गैप से कम हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो बंदा है वो सेफली लैंड नहीं कर। यही अपना जो पूरा क्वेश्चन है उसका क्रक्स है। यही अगर हम मतलब हमारा जो आंसर होता है वो 10 से कम आ जाता है, इसका मतलब क्या होता है कि जो मेरे राम भाई साहब है वो नीचे लैंड नहीं कर पाए। ठीक है, मैं पढ़ गया सब कुछ।
तो आज हम लोग गाइस यहाँ तक ही करेंगे 2.20 तक। हमारे अप्रॉक्स 6 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन बाकी हैं, वो हम लोग अगले लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। I'll be signing.